हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी ये आज लास्ट वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बाकी का पार्ट बचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं हमारे पास प्लांट से रिलेटेड। एक टर्म आती है मोनोकार्पिक, दूसरी टर्म आती है पॉलीकार्पिक। तो जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं, ठीक है, उन पर सिर्फ एक बार फूल आता है, या ये कह सकते हैं वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे मोनोकार्पिक में लिख सकते हैं फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन लाइफ टाइम। जबकि जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो अपनी जिंदगी में कई बार फ्लावर कर जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कैन फ्लावर मेनी टाइम्स इन अ लाइफ टाइम। तो मोनोकार्पिक कौन होते हैं? जो कि जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने दिन तक जीते हैं, यानी उनका लाइफ टाइम कितना है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, इस बात पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, पर वो फ्लावर एक ही बार करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ एक ही साल जीते हैं और आखिरी में उस साल के वो फ्लावर करते हैं और फिर मर जाते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि 2 साल तक जीते हैं और आखिरी जो साल होता है, यानी जो दूसरा साल होता है, उसमें वो लोग फ्लावर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफी सालों तक जी जाते हैं, 50-60 सालों तक वो जी सकते हैं, और लास्ट जो उनका ईयर होता है लाइफ का, वहां पर वो फ्लावर करते हैं और वहां पर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं। तो अब ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ये एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं और पेरेनियल हो सकते हैं। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो एक साल में ही अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं, यानी सिर्फ एक साल तक जीते हैं। बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। उसी तरीके से ये कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, और यहां पर कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और कैन लिव मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। तो एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो 1 साल के ही जिनका लाइफ स्पैन होता है। बाइनियल वो जिनका लाइफ स्पैन 2 साल होता है, और पेरिनियल वो जिनका लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा होता है। 2 साल से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 200 साल, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट होते हैं, इनमें भी मोनोकार्पिक जो है वो देखने को मिलता है। यानी एनुअल प्लांट्स भी ऐसे कुछ होते हैं जो कि मोनोकार्पिक होते हैं। वैसे तो ज्यादातर जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो मोनोकार्पिक ही होते हैं, पर कुछ पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं।
पर जो एनुअल प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि मोनोकार्पिक होते हैं, यानी कि अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर कर पाते हैं। उसी तरीके से कुछ बाइनियल प्लांट्स भी होते हैं जो कि 2 साल तक जीते हैं और लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर कर पाते हैं। पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो 2 से ज्यादा साल जी सकते हैं और फ्लावर वो सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो अगर हम एनुअल का एग्जाम्पल लें तो एनुअल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। वीट, राइस, ये जो पौधे होते हैं ये सिर्फ एक ही साल जीते हैं ना, और उसके बाद सिर्फ एक ही बार उसमें फ्लावर कर पाते हैं, ठीक है। उस तरीके से बाइनियल भी होते हैं कुछ प्लांट्स, उस तरीके से पेरिनियल भी होते हैं, ठीक है। पेरिनियल कौन से प्लांट्स होते हैं? पेरिनियल वो प्लांट्स होते हैं जो काफी सालों तक जी सकते हैं, वो फ्लावर एक ही बार करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीलकुरंजी। नीलकुरंजी एक ऐसा प्लांट है जो कि 12 सालों तक जी सकता है। इसका लाइफ स्पेन 12 ईयर्स है। लाइफ स्पेन 12 ईयर्स होने के बाद भी ये 11 ईयर्स तक वेजिटेटिव रहता है, यानी इस पे कोई फ्लावर नहीं आता है, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है तब तक। फिर जब 12वां साल आता है तब इस पे फ्लावर आना शुरू होते हैं और तब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स की। ऐसे प्लांट जो कि अपनी लाइफ टाइम में कई बार फ्लावर कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल जीते हैं, पर फ्लावर अपनी लाइफ टाइम में काफी बार कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल जो कॉमन प्लांट्स होते हैं, उन जो ट्रीज होते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मैंगो, मैंगो हर साल फ्लावर करता है ना, हर साल फ्लावर करता है और अपनी लाइफ टाइम में बहुत सालों तक फ्लावर कर जाता है, फ्रूट्स देता है, ठीक है। उस तरीके से गुआवा का जो प्लांट होता है, उस तरीके से गुआवा का जो प्लांट होता है वो भी हर सीजन में हमें फल देता है, इस पे फ्लावर आता है। उस तरीके से जितने भी कॉमन हैं जिनका जो लाइफ स्पेन है वो भी काफी सालों का होता है और ये हर साल फ्रूट देते हैं, फ्लावर करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए पॉलीकार्पिक। तो ये हो जाता है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो ये तो बात हुई प्लांट्स की। अब एनिमल्स में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, पर उसके लिए टर्म्स अलग इस्तेमाल की जाती हैं। एनिमल्स में 2 टाइप के ब्रीडर्स होते हैं। हम लोग बात करते हैं ब्रीडर्स की। एनिमल्स जो अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार या किस तरीके से ब्रीड कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इस बेसिस पर एनिमल्स को हम या तो सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। तो एनिमल्स में 2 तरीके के ब्रीडर्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सीजनल ब्रीडर्स और एक हो सकते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग। आपने देखा होगा फ्रॉग या जो लिजर्ड्स होती हैं वो रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपको रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। छिपकली के बच्चे बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, फ्रॉग्स जो है वो भी छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है रिप्रोड्यूस करने का। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजर्ड, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सीजनल ब्रीडर्स के। फिर कुछ ऐसे ब्रीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली ब्रीड कर सकते हैं, यानी पूरे साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर सीजन उनके लिए नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास कैटल हो गए हमारे, ठीक है, और हमारा हम मान सकते हैं कि हम लोग भी इसमें आ सकते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर में, माउस आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स इसमें आ सकते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ये किसी भी टाइम ब्रीड कर सकता है, तो इनको हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉमन एनिमल्स हैं ना वो ज्यादातर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और हमारे सीजनल ब्रीडर्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। तो अब हम जानने वाले हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं वो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं।
रिप्रोडक्टिव साइकिल जब हम बात कर रहे हैं तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और एनिमल्स में भी हम फीमेल एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं ये दो टाइप की फीमेल्स में होती हैं। एक होती हैं प्राइमेट की फीमेल्स यानी प्राइमेट्स, और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या होते हैं, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर प्राइमेटा से जो बिलोंग करते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं, जो नॉन प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो जो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की फीमेल्स होती हैं, प्राइमेट फीमेल्स और नॉन प्राइमेट फीमेल्स, इनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, यह साइकिल देखने को मिलती है जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला जाता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल हमें प्राइमेट की फीमेल्स और नॉन प्राइमेट की फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है क्या? रिप्रोडक्टिव साइकिल एक चेंजेस है, एक प्रोसेस है जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही होती है उस टाइम पे हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं, घटते हैं, और इसी तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में, और ये चेंजेस साइक्लिक होते हैं, इसलिए इसको साइकिल बोला जाता है। और क्योंकि ये चेंजेस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव साइकिल्स बोला जाता है। तो एक बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल सिर्फ फीमेल्स में होती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दो तरीके के फीमेल्स में हो सकती हैं, प्राइमेट फीमेल्स और नॉन प्राइमेट फीमेल्स। तो प्राइमेट फीमेल्स में जो साइकिल होती है उस साइकिल का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होती है वो होती है ओएस्ट्रस साइकिल। तो प्राइमेट फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट फीमेल्स में ओएस्ट्रस साइकिल होती है। इससे पहले कि हम लोग ये जानें कि साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइमेट फीमेल्स का मतलब क्या और नॉन प्राइमेट फीमेल्स का मतलब क्या। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमेट फीमेल्स के एग्जाम्पल हैं एप्स, मंकीज, ह्यूमंस। हम सब लोग प्राइमेट्स हैं। एप्स, मंकीज और ह्यूमंस हम लोग प्राइमेट्स हैं। अगर हम नॉन प्राइमेट फीमेल्स की बात करें तो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं जैसे कि कैटल यानी कि गाय भैंसे, उसके बाद डॉग, कैट, ये सब नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं, ठीक है। तो इनमें होती है ओएस्ट्रस साइकिल। तो अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और ओएस्ट्रस साइकिल क्या है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है जो कि हर मंथ फीमेल्स में चलती है। फीमेल प्राइमेट्स में हर मंथ ये होती है, यानी ये चलती ही रहती है, ठीक है। पर जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो फिर ये चेंज हो जाती है ना, तब ये चेंज हो जाती है। पर जब रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा होता है फीमेल प्राइमेट्स का, उस टाइम पर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इस साइकिल के दौरान फीमेल में कुछ चेंजेस होते हैं। ये एक मंथ की होती है, यानी लगभग 28 डेज की होती है, जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। हॉर्मोन्स के लेवल कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स के लेवल चेंज होते हैं और उसी दौरान जो फीमेल गैमेट होता है वो रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में। फीमेल गैमेट यानी कि एग या ओवा हम जिसको बोलते हैं वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसका सीधा सीधा सिस्टम ये होता है, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो फीमेल की बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स के लेवल बदलते हैं, और फिर इस साइकिल के मिड में जो फीमेल गैमेट होता है या जो एग या ओवा होता है वो रिलीज होता है। फिर वो थोड़े दिन तक वेट करता है, 1-2 दिन तक, कि जो मेल गैमेट है वो आकर उसको फर्टिलाइज करे। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर जाइगोट बन जाता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर मेल गैमेट रिसीव नहीं होता है, कॉपुलेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसके बाद फिर ये एग जो है ये बॉडी में किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, ये शेड हो जाता है एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पर क्या होता है, शेड होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो भी शेड हो जाती है, और साथ साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर,
वो भी ब्लड लॉस करती है। यानी कि क्या होता है, इसमें ब्लड के साथ जो एग होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। अब डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, बट अब के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो साइकिल होती है इसमें हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, इनके लेवल अप और डाउन होते हैं, और साइकिल के मिड में जो गैमेट होता है वो रिलीज होता है फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर, और फिर वो मेल के लिए वेट करता है। अगर मेल नहीं मिलता है तो उसके बाद वो जो है बॉडी से बाहर आ जाता है विद दी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये बोल सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ साथ में इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। और दूसरी बात ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तब फीमेल के अंदर कोई भी सेक्सुअल अर्ज देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी सेक्सुअल अर्ज मेंस्ट्रुअल साइकिल में एब्सेंट होती है। जबकि जो ओस्ट्रस साइकिल होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ओस्ट्रस साइकिल होती है उस दौरान एक हार्मोन होता है ओस्ट्रस हार्मोन, जिसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, और इस साइकिल के दौरान भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन में चेंजेस आते हैं, और फीमेल का जो गैमेट होता है वो रिलीज होता है, वो मेल का क्या करता है, इंतजार भी करता है। ये सब चीजें सेम है। पर अगर मेल नहीं आता है, यानी जो मेल गैमेट है वो रिसीव नहीं करती है फीमेल, तो ये भी क्या होता है, ये भी शेड हो जाता है। पर इसमें डिफरेंस इतना होता है कि शेड होता है पर ये बॉडी से बाहर नहीं आता है। ठीक है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कोई नहीं है। ये जब शेड हो जाएगा, जो भी टिश्यूज शेड होंगे वो सब क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में ही, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होगी। यानी जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं जिनमें की ओस्ट्रस साइकिल होती है उनमें कोई भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है। साथ साथ में इस साइकिल के दौरान क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज देखने को मिलती है, जहां पर वो इस टाइम तैयार होती है मेल को रिसीव करने के लिए, और इसी टाइम पे ही कॉपुलेशन होता है। इसके अलावा कॉपुलेशन नहीं होता है, यानी इस टाइम के अलावा जो फीमेल और मेल हैं वो मेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओस्ट्रस साइकिल का सिस्टम ये है। जो ओस्ट्रस साइकिल है उसमें दो फेज आते हैं, एक होता है ओस्ट्रस फेज और एक होता है हमारा एनोस्ट्रस फेज। तो जो एनोस्ट्रस फेज होता है वो एक तरीके से इनएक्टिव फेज होता है, जहां पर जो ये जो हार्मोन होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। साथ साथ में फीमेल जो है मेल को रिसीव नहीं करती हैं उस टाइम पे, और सेक्सुअल अर्ज भी देखने को नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन फीमेल्स में, यानी नॉन प्राइमेट फीमेल्स में, अगर कभी कॉपुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो ओस्ट्रस फेज के दौरान ही होता है, और अगर ओस्ट्रस फेज एक बार चला जाएगा तो फिर फीमेल्स मेल को रिसीव नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है। डिफरेंसेस कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं होती है एक्सेसिव, यहाँ पर होती है। इस टाइम पे मेल को रिसीव करते हैं ये लोग, ये नहीं करते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें ओस्ट्रस साइकिल की, तो जो हमारा ओस्ट्रस साइकिल होती है वो कितनी भी हो सकती हैं एक साल में किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लगभग हर मंथ में देखने को मिलती है, यानी ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हर मंथ देखने को मिलती है। इसका एक मंथ टाइम पीरियड होता है, लगभग 28 डेज होता है वैसे तो। पर जो ओस्ट्रस साइकिल हमारी होती है वो एक साल में कितनी भी हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म में, ये डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मोनोओस्ट्रस होते हैं। जो मोनोओस्ट्रस होते हैं उनमें एक ही बार होती है बस ये साइकिल, यानी एक साल में सिर्फ एक ही बार ओस्ट्रस साइकिल होती है। इसका एग्जाम्पल है डियर, यानी डियर एक साल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक होते हैं डाईओस्ट्रस। डाईओस्ट्रस जो कि साल में 2 बार ओस्ट्रस साइकिल जिनके देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक होते हैं पॉलीओस्ट्रस। पॉलीओस्ट्रस जिनमें एक साल में काफी ओस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा माउस। ठीक है, तो मोनोओस्ट्रस, डाईओस्ट्रस और पॉलीओस्ट्रस। मोनो का मतलब एक ओस्ट्रस साइकिल साल में, और डाईओस्ट्रस 2, और पॉलीओस्ट्रस माउस। अब ये जो ओस्ट्रस साइकिल होती है उसका टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे इसका हमने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज। इनका जो ओस्ट्रस साइकिल होती है उसका टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। जैसे कि जो काऊ होती है उसमें जो ओस्ट्रस फेज रहता है वो 18 आवर्स तक रहता है बस, यानी एक जो काऊ है जब उसमें ये साइकिल चल रही होगी उस टाइम पे ये सिर्फ 18 आवर्स तक के लिए ही अवेलेबल होती है मेल्स के लिए। और अगर हम बात करें डॉग की तो ये टाइम पीरियड है 1 वीक।
तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो टाइम है ऊस्ट्रस साइकिल का वो डिफर करता है। तो इस तरीके से ये तो हुई हमारी 2 रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की स्टेजेस के बारे में। वैसे तो रिप्रोडक्शन के बारे में चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब क्या उसकी स्टेजेस हैं, एक ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेस के बारे में कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, जहां पर पहली स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन स्टेज या फर्टिलाइजेशन पीरियड। और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड या पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का मतलब है जहां पर फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जहां पर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो प्री फर्टिलाइजेशन में या प्री फर्टिलाइजेशन फेज में रिप्रोडक्शन की प्रिपरेशन होती है। रिप्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं उनका एक तरीके से प्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो सबसे पहली प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन में होती है, जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहां पर कि गैमेट्स बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहां पर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हम जानते हैं कि गैमेट्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। तो गैमेट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या मेल या फीमेल, ठीक है। तो अब जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप का जो गैमेट हो सकता है वो हो सकता है आइसोगैमेट्स। ऐसे गैमेट्स जो कि देखने में भी सेम है और फंक्शनली भी सेम है, यानी स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है और फंक्शनली भी सिमिलर है, उनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइसोगैमेट्स जो है वो ऐसे गैमेट्स है जो स्ट्रक्चरली भी सेम है और फंक्शनली भी सेम है। इसका एग्जाम्पल है लोअर एल्गा, यानी जितने भी लोअर एल्गीज हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, क्लैडोफोरा हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारा आइसोगैमेट्स का। दूसरे टाइप के गैमेट्स हैं एनिसोगैमेट्स। ऐसे गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं, यानी स्ट्रक्चरली तो एक जैसे हैं देखने में, पर फंक्शनली डिफरेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं एनिसोगैमेट्स। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। उसके बाद जो नेक्स्ट गैमेट्स आते हैं वो आते हैं हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स की अगर हम बात करें तो हेटेरोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली भी अलग हैं और फंक्शनली भी अलग हैं, यानी फंक्शनली भी डिफरेंट और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट। इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। जितने भी हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हैं उन सब में हमें हेटेरोगैमेटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए हेटेरोगैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं, जिसमें कि 3 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि गैमेट्स कहाँ बनते हैं। तो गैमेट्स बनते हैं सेक्स ऑर्गन्स में। मेल गैमेट बनता है मेल सेक्स ऑर्गन में और फीमेल गैमेट बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो इस तरीके से सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे गैमेटोजेनेसिस की। उसके बाद एक बार गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो गैमेट्स जो है सेल्स ही होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स क्या है? गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे एक्सेप्ट गैमेट्स।
तो जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 46 क्रोमोसोम किस तरीके से होते हैं? क्रोमोसोम हमारे पास 23 ही है, पर हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी है, इसलिए 23 23 46 हो गए। कहने का मतलब अगर एक फर्स्ट क्रोमोसोम है तो फर्स्ट क्रोमोसोम की एक एग्जैक्ट कॉपी है, सेकंड क्रोमोसोम है उसकी भी एक एग्जैक्ट कॉपी। इस तरीके से 23 क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपीज अवेलेबल हैं, तो इनको मिलाकर 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये जो कॉपीज अवेलेबल है इनको हम लोग डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं, जहां पे हर एक क्रोमोसोम का एक दूसरा क्रोमोसोम भी होता है, तो इसको डिप्लॉयड कंडीशन हम लोग बोलते हैं। पर जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 23 होगा, ये 23 नहीं होगा, ठीक है। तो गैमेट्स जो है हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। अब हैप्लॉयड होने का रीजन क्या है? देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा मेल गैमेट के साथ में, तो उससे एक हमारा जाइगोट बनेगा, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो अगर इस गैमेट में भी, ये फीमेल गैमेट, अगर इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे बाकी सेल्स की तरह, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, तो जब ये फ्यूज करेंगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, है ना, इसमें 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो फिर पहली जनरेशन तो 46 क्रोमोसोम वाली थी, अब जो अगली जनरेशन बनी, जो अगला ऑर्गेनिज्म बना, उसमें 92 क्रोमोसोम हो गए। इस तरीके से अगले में तो और ज्यादा हो जाएंगे, जब इसके गैमेट्स मिलेंगे 92 प्लस 92 तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ये तो चीज सही नहीं है। क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली पूरी तरीके से वो पर्सन बदल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नेचर इस तरीके से नहीं चलता है। तो इसलिए इसका तरीका ये होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें मियोसिस हो जाती है। जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो मियोसिस होती है, जिस वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर होता है या जो क्रोमोसोम की स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है और वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गैमेट बनने के लिए इसलिए मियोसिस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे बन जाते हैं गैमेट्स। उसके बाद गैमेट्स बनने के साथ जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं? ट्रांसफर करने का मतलब ये है, जब एक बार मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में गैमेट्स बन गए तो उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज होना है। तो फ्यूज होने के लिए उन लोगों को एक साथ पहुंचना पड़ेगा एक जगह पर। तो अब फ्यूज कैसे होते हैं वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहुंचते कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट जो है गैमेट्स का वो डिपेंड करता है कि हम लोग किन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो एक्वेटिक प्लांट्स हो और चाहे फिर वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो उनमें बेसिकली ये देखा गया है कि या तो जो दोनों ही गैमेट्स हैं वो मोटाइल है या फिर एक गैमेट मोटाइल है। हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक जो कंडीशन होती है, एक्वेटिक कंडीशन में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी गैमेट मोटाइल हो, यानी या तो मेल गैमेट मोटाइल हो या फिर फीमेल गैमेट मोटाइल हो। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल गैमेट मोटाइल होता है, पर फीमेल गैमेट भी मोटाइल होते हैं। तो मेल या फीमेल में से कोई एक गैमेट मोटाइल हो और वो गैमेट वाटर में रिलीज हो और वाटर के थ्रू वो फीमेल की बॉडी में एंटर करे और फीमेल की बॉडी में एंटर करने के बाद वहां फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, यानी वहां फ्यूजन हो मेल और फीमेल गैमेट का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल हो, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल हो, तो इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही वाटर में रिलीज होंगे और वाटर में ही फ्यूज होंगे और वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर में ही। तो इस केस में जब मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक मोटाइल है, तो जो मोटाइल होता है वो ज्यादा नंबर में रिलीज होता है, क्योंकि उसको पहुंचने के लिए किसी डेस्टिनेशन तक बहुत ही चीजों का सामना करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा प्रोन होता है डिस्ट्रक्शन की। तो इसीलिए जो भी मोटाइल होगा वो ज्यादा नंबर में रिलीज होगा। अगर ये दोनों मोटाइल होंगे तो दोनों ही ज्यादा नंबर में रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक कंडीशन है, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल कंडीशन की, जहां पर कि ऑर्गेनिज्म जो है टेरेस्ट्रियल या एरियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरियल और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
जैसे कि एक तो कॉमन तरीका ये है कि जो कि ह्यूमंस भी अपनाते हैं कॉपुलेशन का, जहां पर मेल जो है फीमेल के साथ कॉपुलेट करता है और वहां उस जो मेल है वो ही जो मेल गैमेट होता है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर डालता है यानी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेल जो हमारा ह्यूमंस होंगे उनमें कॉपुलेशन के थ्रू होता है। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं बहुत सारे जिनमें कॉपुलेशन के थ्रू ही होता है, जैसे कि डॉग, कैट, इन सब के अंदर कॉपुलेशन के थ्रू ही होता है, जितने भी कॉमन एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एक कॉपुलेशन हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है जैसे कि जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो पोलन ग्रेन विंड की हेल्प से या इंसेक्ट की हेल्प से फीमेल तक पहुंचते हैं या फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं और फिर वहां पर पोलन ट्यूब बनती है पहुंचते ही, और फिर पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से ये तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से जो मेल गैमेट है वो फीमेल तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज जो हमारी आती है, ये सब आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फिर एक बार जब गैमेट पहुंच जाता है तो फिर आती है बात फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन स्टेप है वहां पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद वो बनाते हैं हमारा जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस होती है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट आते हैं एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं, तो ये जो सब प्रोसेसेस होती हैं इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हो गई फर्टिलाइजेशन, पर एक और प्रोसेस होती है जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। तो सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी होता है मेल और फीमेल न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड सिनगैमी। मेल और फीमेल न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। तो सिनगैमी एक छोटी प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक वाइडर प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन में ये सारे इवेंट्स कवर होते हैं जहां पर मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं, उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, उससे जाइगोट बनता है, वो सब चीजें। पर सिनगैमी का मतलब है सिर्फ मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो ये सिनगैमी है और फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को क्या क्या प्रोसेसेस देखने को मिलती है। मेल और फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करता है सिनगैमी। ठीक है, तो उसके बाद फिर फ्यूजन के बाद जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन में हमें ये स्टेप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक हमारा हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जब ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बाहर पानी में रिलीज होते हैं और वहीं पर ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में, इन सब में, कैटल्स में, सब में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ तक कि प्लांट्स में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, उनमें भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल ऑर्गन है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए वो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है फर्टिलाइजेशन की। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एक इवेंट होता है जिसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी इसमें इवेंट्स होते हैं और ये एक फेज होता है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि इसके बाद या मतलब कि इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद की चीजें होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हमें एक चीज मिली जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होते हैं डिप्लॉयड होता है। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल होता है जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट से इंडिविजुअल कैसे डेवलप होगा, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में होता है। तो जाइगोट के कई फेट हो सकते हैं। पहला फेट ये हो सकता है कि जाइगोट में माइटोसिस हो, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिविजन हो, और इसके जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़े। ठीक है, और डिफरेंशिएट हो, अलग अलग रोल्स इनको असाइन हो जाए सेल्स के ग्रुप्स को। ठीक है, यानी बेसिकली बात यह है कि जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, उसके सेल्स बढ़े और उससे फिर एक ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बने,
एक ये तरीका हो सकता है कि जाइगोट डिप्लॉयड है, उससे ही माइटोसिस होके एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो ये एक फेट हो सकता है। इस फेट को, या फिर जो ऑर्गेनिज्म इस फेट को फॉलो करते हैं, उनकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसको हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। फिर हमारे आती है अगली सिचुएशन या अगला केस, जहां पर जो हमारा जाइगोट है वो 2n है, इसमें मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस से फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। ये जो लाइफ साइकिल होती है इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो अगला फेट है उसमें क्या होगा कि जो जाइगोट होगा वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी माइटोसिस ही करेगा, और माइटोसिस करने के बाद एक वो बॉडी बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये बेसिकली जो हम लोग ये वाली चीज पढ़ रहे हैं ये बेसिकली प्लांट्स की बात है। तो स्पोरोफाइट बन जाएगा, ये 2n ही होगा क्योंकि माइटोसिस से बना है। अब इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बनते टाइम मियोसिस होगा यानी रिडक्शन डिवीजन होगा, जिस वजह से जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे और फिर इन स्पोर्स से एक बॉडी बनेगी जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये जो साइकिल होती है इसको हम लोग डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है कि एक बार हमारे पास डिप्लॉयड बॉडी है, फिर हैप्लॉयड बॉडी है, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, यानी हैप्लॉयड बॉडी डिप्लॉयड को जन्म देगी और डिप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड को जन्म देगी। अब इसमें कैसे होगा, जैसे अब ये गैमेटोफाइट बन गए, गैमेटोफाइट अब गैमेट्स बनाएंगे, वो जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, एन होंगे यानी हैप्लॉयड होंगे, फिर वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो ये जो साइकिल है ये है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जहां पर जाइगोट डेवलप होता है एक पूरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें बेसिकली क्या होता है, जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जाइगोट से, यानी बेसिकली जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर प्लांट्स हैं, उनमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस होती है इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है कि हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास एक फ्लावर होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल और या फिर कार्पेल, और जो मेल होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो हमारी ओवरी होती है, बेसिकली जो हमारी ओवरी होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होती है ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 चीजें होती हैं, जहां पर ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास मेल फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास एग होता है या फीमेल गैमेट होता है, इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। अब ये जो हमारा फीमेल गैमेट होता है इसके पास मेल गैमेट आता है और फिर ये फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे अंदर जाइगोट बनता है। ठीक है, इसमें अंदर जाइगोट बन जाता है। तो अब ये जो हमारी ओवरी है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ चेंजेस होंगे, तो ये जो हमारी ओवरी है ये तो हमारी बन जाती है फ्रूट। ओके, और ये जो हमारा अंदर गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम ओव्यूल बोलते हैं। तो ये ओव्यूल बन जाता है सीड, यानी कि जो ओवरी हमारी होती है वो बन जाती है फ्रूट, और जो हमारी ओव्यूल होता है वो हमारा बन जाता है सीड। और इस सीड के अंदर ही जो जाइगोट होता है जिससे कि एम्ब्रियो बनता है फर्दर जाके, वो होता है, यानी सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है।
और सीड की वजह से ही प्लांट उगता है, ये चीज हम जानते हैं। तो वो क्यों उगता है? क्योंकि उसके अंदर ही एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर। इस तरीके से ये जो हमारी बात हो गई, ये हो गई हमारी प्लांट्स की। तो इन सब प्रोसेसेस को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, उसमें हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। तो अब बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कि आपने उसमें देखा होगा पी में किस तरीके से होता है, मटर में आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता है, इसमें ऐसे करके सीड्स लगे होते हैं। जो मटर के दाने होते हैं ना, वो इसके सीड्स ही होते हैं। फिर आपने एप्पल में देखा होगा, एप्पल में इस तरीके से एप्पल होता है और फिर उसमें इस तरीके से यहाँ पर सीड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे करके सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब कुछ और टर्म्स हैं जो कि रह गई थी, उनको हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है। हालांकि वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पर फिर भी उनके पास दोनों फंक्शंस होते हैं। यानी उनके पास मेल गैमेट बनाने के लिए भी फंक्शन होता है और फीमेल गैमेट बनाने के लिए भी फंक्शन होता है। तो जब हम ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये टर्म बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर प्लांट्स हमने ऐसे ही देखे हैं जहां पर एक ही फ्लावर में हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है ना। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम फ्लावर में नहीं होता है मेल और फीमेल, तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। या फिर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फीमेल एनिमल्स अलग होंगे, मेल एनिमल्स अलग होंगे, ठीक है। फीमेल गैमेट्स अलग बॉडी में बनेंगे, मेल गैमेट अलग बॉडी में बनेंगे, तो उनको यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं। और प्लांट्स में भी यूनिसेक्सुअल एक तरीके से बोल सकते हैं। तो प्लांट्स में जिनमें कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं होते हैं, तो उनमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो। तो जो मेल फ्लावर होता है उसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम पिस्टिलेट बोलते हैं। तो ये जो हमारे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट होते हैं, ये फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर को स्टेमिनेट बोलते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलते हैं। तो ये फ्लावर्स अलग अलग होते हैं पर प्लांट सेम होता है। तो अगर ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन को हम लोग मोनोशियस बोलते हैं। तो दिस कंडीशन इज मोनोशियस। तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये मोनोशियस प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं या ऐसे जो ट्रीज होते हैं उनको हम डायोशियस बोलते हैं। तो ये जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइकस। साइकस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साइकस में जो ट्री, फीमेल ट्री अलग होता है और मेल ट्री अलग होता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं डायोशियस प्लांट। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।